सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान दौरे पर हैं, जहां आज उनके भूटान दौरे का दूसरा दिन है। वहीं पीएम मोदी ने भूटान के पूर्व राजा और चौथे राजा के साथ द्विपक्षीय बैठक में शिरकत की है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में भूटान के पूर्व राजा जिम्मे खेसर के साथ कालचक्र अभिषेक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दरअसल कालचक्र सेरेमनी तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी है, जिसका अर्थ समय का चक्र होता है। कालचक्र को बौद्ध धर्म का महाकुंभ भी कहा जाता है, जिसमें सभी मिलकर विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कालचक्र सेरेमनी में कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर महोत्सव की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, चतुर्थ नरेश के साथ कालचक्र समय का चक्र सेरेमनी का उद्घाटन करने का सम्मान मिला। इसकी अध्यक्षता परम पावन जे खेनपो ने की है, जिसने इसे और भी विशेष बना दिया है। यह दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महान सांस्कृतिक महत्व वाला है, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कालचक्र सशक्तिकरण चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भूटान में बौद्ध धर्म के भक्तों और विद्वानों को एक साथ लाता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने चौथे नरेश की 70वीं जयंती के अवसर पर बधाई भी दी है। साथ ही भारत सरकार और जनता की ओर से उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत भूटान मैत्री को और सुदृढ़ बनाने में उनके नेतृत्व, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए चौथे नरेश का धन्यवाद भी यहाँ उनके द्वारा किया गया। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए धमाके ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। ऐतिहासिक स्थल के पास हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र सरकार तक अब सतर्क हो गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक आज होने जा रही है, जिसमें इस धमाके की जांच, सुरक्षा की समीक्षा और आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौट रहे हैं और दिल्ली पहुंचते ही वह उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में दिल्ली धमाके की जांच रिपोर्ट और खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह बैठक केवल सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें संभावित जवाबी कार्रवाई या नई सुरक्षा रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूरे दिन राजकाज में व्यस्त रहेंगे। दोपहर 3 बजे सीएमओ में सिविल क्षेत्रों से जुड़े 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति और प्रवासी राजधानी दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 17 नवंबर को हरियाणा में होने वाली बैठक से जुड़ी ब्रीफिंग लेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सभी नॉर्दर्न जोन राज्यों के मामलों की समीक्षा करेंगे। राजस्थान की ओर से 2 दर्जन से अधिक मुद्दे रखे जाएंगे, जिनमें जल संसाधन विभाग के दर्जन भर मामले जैसे बीबीएमबी, पौंग डैम और यमुना जल विवाद प्रमुख रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस अभय कुमार और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। शाम 6 से 8 बजे तक मुख्यमंत्री सीएमओ में जरूरी कामकाज निपटाएंगे। पाकिस्तान सीमा से सटे थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर दोहरी मार की है और एक और वायुसेना के विमानों से 12,500 फीट की ऊंचाई से जाबाज पैरा कमांडो ने छलांग लगाकर पारंपरिक तरीके से धावा बोला। वहीं दूसरी ओर सेना की नई ड्रोन आर्मी ने आसपास से सटीक बमबारी कर अपने तकनीकी कौशल का लोहा मनवाया। यह विशाल शक्ति प्रदर्शन सेना के सबसे बड़े
सेवा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल के तहत आयोजित मरु ज्वाला अभ्यास का निर्णायक चरण था। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण मरु ज्वाला अभ्यास में सेना की विशिष्ट 7 पैरा टीम के कमांडो ने दुर्गम रेगिस्तानी इलाके में दुश्मन के ठिकानों पर पैरा ट्रूपिंग की है। वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस और AN-32 एंटोनोव जैसे बड़े परिवहन विमानों ने रेगिस्तान के ऊपर उड़ान भरी है, जहां से पैरा कमांडो ने लगभग 12,500 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई से पैराशूट के सहारे वॉर जोन में प्रवेश किया है। सैकड़ों पैराशूट का एक साथ आसमान से उतरना एक विहंगम और साहसी नजारा था, जिसने भारतीय सेना के अदम्य साहस को प्रदर्शित किया। जवानों ने पूरी युद्ध सामग्री और हथियार बंद स्थिति में लैंडिंग की है। कमांडो ने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए रणनीति के तहत दुश्मन के मजबूत गढ़ों और सप्लाई लाइनों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कैसे लाल किले के पास चलती गाड़ियों के बीच ही कार में बम फटा। फुटेज में धमाके से पहले कार की हरकतें और आसपास का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक i-20 कार नजर आ रही है जो पार्किंग से निकलते ही ब्लास्ट हो जाती है। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कैद इस फुटेज में धमाके का भयावह मंजर यहां दिखाई दे रहा है। फुटेज में लाल किले के पास वह जगह साफ दिख रही है जहां घटना घटित हुई है। शाम 6:50 का यह वीडियो 4 विंडो वाले सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में उस समय भीड़भाड़ और आवाजाही दिखाई दे रही है और इसी बीच अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पूरी तरीके से कैद कर लिया गया। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली कार धमाके के मामले की जांच के लिए एक आंतरिक विशेष दल का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर से ऊपर की रैंक के अधिकारी करेंगे। एनआईए एडीजी विजय सखरे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। इस टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज शोपिया और कुलगाम में 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें जमात इस्लामी एक्टिविस्ट के घर पर भी शामिल यहां बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार छापे के दौरान नादी गांव में डॉक्टर हमीद फयाज, चित्रगांव में मोहम्मद यूसुफ फलाई और इसी के साथ अन्य घरों की तलाशी यहां पर लगातार ली गई है। की और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड वाले मोबाइल यहां बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल से देश के बाहर संपर्क करता था। तो परवेज के पास से धारदार छुरियां भी मिली हैं। एक इंटरनेशनल कार्ड, कंप्यूटर, सीक्रेट डिस्क भी बरामद की गई है। सिग्नल ट्रेसिंग से बचने के लिए सिस्टम भी था उसके पास। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की लिंक की भी जांच यहां पर लगातार की जा रही है। तो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड वाले मोबाइल यहां बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल से देश के बाहर संपर्क यहां उसके द्वारा साधा जाता था। तो परवेज के पास से धारदार छुरियां भी यहां पाई गई हैं। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र से है, जहां प्रेम नगर से था लड़का जाने वाली सड़क के घटिया निर्माण के खिलाफ
मंगलवार को ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पूरे दिन सड़क निर्माण कार्य बंद करवाया। ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं संयुक्त चुनाव पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने माना कि सड़क का काम खराब हुआ है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को काम शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कहा कि प्रेमनगर से चक 2 एसपीएम तक 5 किलोमीटर सड़क दोबारा बनाई जाए, तभी आगे का कार्य शुरू होने देंगे। मौके पर पंचायत प्रशासक मदन लाल जाखड़, गौरीशंकर उपाध्याय सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अब देख लो सर कितनी खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां मां ब्रह्माणी मंदिर में 20 अक्टूबर की रात हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय काली बाबरिया थाने गुलाल गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हरियाणा निवासी जगत सिंह उर्फ दीपक, उसकी पत्नी सविता और पूजा को हिरासत में लिया गया है। चोरी के बाद एसआई विजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में छापेमारी कर 23 दिन बाद मामले का पर्दाफाश किया है। 7 नामजद आरोपियों में से 3 को पकड़ा गया है। इस कार्रवाई में व्रताधिकारी सुभाष चंद, थानाधिकारी सुरेश मील, उप निरीक्षक विजेंद्र शर्मा, साइबर टीम हनुमानगढ़ सहित पूरी पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा। खबर भीलवाड़ा से है, जहां मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांदगढ़ में चल रहे बनास बचाओ आंदोलन का आज 19वां दिन है। आरएलपी संस्थापक हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर पार्टी नेता लादूराम गोदारा धरना स्थल पहुंचे। उनके आने की सूचना मिलते ही ठेकेदारों ने नदी से जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर हटा लिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन से बनास नदी की सुंदरता नष्ट हो गई है। नदी में गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं और मिट्टी ग्रेवल से रास्ते तैयार कर दिए गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगर सरकारी मांगे नहीं मानी तो वह खुद धरना स्थल पर पहुंचकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे। आंदोलनकारियों ने 7 प्रमुख मांगे भी यहां रखी हैं, जिनमें पारदर्शी खनन व्यवस्था, दर सूची सार्वजनिक करना, सीसीटीवी निगरानी, लीज जानकारी उजागर करना, गांवों से बजरी परिवहन बंद करना, नदी में मशीनों का संचालन रोकना और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई शामिल है। खबर झुंझुनू की उदयपुर वाटी से है, जहां किसान नेता धन्नाराम सैनी की पत्नी पूजा सैनी पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि जब एक तरफ किसान नेता के समर्थक थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान आरोपियों ने धन्नाराम सैनी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ और मारपीट की। इस हमले में पूजा सैनी समेत कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार किया था और अब अन्य की तलाश जारी है। जयपुर के दूदू कस्बे में मंगलवार देर शाम बड़ा हादसा घटित हो गया, जब भाला का जाव क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक से गिर गई। इस हादसे में मकान मालिक राहुल बैरवा की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है और बाकी 3 का दूदू उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है और करीब 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह निर्माण कार्य में लापरवाही बताई जा रही है। खबर भरतपुर से है, जहां शहर में बुधवार तड़के बड़ा हादसा टल गया, जब नेशनल हाईवे स्थित सारस चौराहे पर भारी पाइपों से भरा एक ट्रोला अचानक से पलट गया। घटना सुबह करीब 3 बजे की है, जब सड़क पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि यहां पर चल गई है। जानकारी के अनुसार चालक लक्ष्मण सिंह कोसीकला से चंबल पाइपलाइन के लिए पाइप लेकर रूपवास जा रहा था। सारस चौराहे पर मोड़ लेते समय पाइपों के बीच लगी लकड़ी और लोहे की चेन टूट गई, जिससे ट्रोला असंतुलित
असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में पाइप सड़क पर फैल गए और ट्रोले का अगला हिस्सा आबकारी विभाग की शराब दुकान से टकराकर उसे नुकसान यहां पर पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र दिन में बेहद व्यस्त रहता है, ऐसे में हादसा दिन में होता तो भारी नुकसान हो सकता था। पुलिस मौके पर पहुंचकर पाइप हटाने और यातायात नियंत्रण का कार्य कर रही है। कहाँ लेकर जा रहे थे? रूपबाज। टूटा कैसे? क्या बैलेंस खराब हुआ था? लक्कड़ टूटा था पहले, अच्छा। उसके बाद में चेन टूटी है, सारी पाइप फिर एक साथ ही गाड़ी लेके गिरी है। पाइप भरे हुए थे इसमें। क्या नाम है आपका? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को 1250 रुपए की जगह हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया था, जो आज यानी 12 नवंबर 2025 को पूरा होने जा रहा है। यानी इस महीने से लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर होंगे। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी से 1.26 करोड़ बहनों के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह पहली बार है जब सीएम लाडली बहनों को किए वादे को निभाते हुए उनके खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इससे पूर्व लाडली बहनों को 1250 रुपए प्रति माह मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम मोहन यादव आज सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि के साथ लाडली बहन योजना की 30 किश्त ट्रांसफर करेंगे। यानी आज से प्रत्येक लाडली बहन के खाते में 1500 रुपए देने की शुरुआत होगी। गौरतलब है कि सीएम मोहन आज सिवनी जिले के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खाते में 30वीं किश्त के रूप में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह पहली बार होगा जब लाडली बहनों में एक साथ 1500 रुपए उनके खातों में आएंगे। सीएम मोहन 1.26 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1857 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। नरसिंहपुरा के तेंदुखेड़ा विकासखंड अंतर्गत पलोहा थाना क्षेत्र के दो खेड़ा गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में महिलाओं सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक पक्ष खेत में धान की फसल काट रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने धारदार हथियारों से उन पर अचानक से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पलोहा थाना प्रभारी संतोष कुमार सरेआम पुलिस के बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को गाडरवारा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक पक्ष में 5 लोग घायल है, 2 महिला 3 पुरुष है। एक पक्ष में एक ही घायल है। कहाँ की घटना है? ग्राम धोखेड़ा। क्या वैसे विषय क्या है सर? विषय इनका है वो जमीनी विवाद से। नंद किशोर ने किसी कोरी समाज के व्यक्ति से जमीन ली है और कब्जा किए हुए हैं ये रामजी परिवार के लोग, और वो किशोर हैं, उसके पास कागजात है। ये पक्ष के पास कोई कागजात नहीं है। बोल रहा है कि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, किसी बात को लेकर भी। तो जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं गाडरवारा से पहुंचा, देखा तो गंभीर स्थिति थी। इनमें किशोर, उदाम, पीतम, यशमान, करीबन पूरे परिवार था उनका। कितने लोग थे? करीबन वही 25 से 30 लोग। भागीरथ के लड़के। तो क्या वजह थी लड़ाई की? जमीनी विवाद था। हमारी पुरानी शिकायत भी डरी थी। उसके बाद कोर्ट में केस भी चल रहा था। उसके बाद इनने खेत पर आकर मार धाड़ की। हमारे पास वीडियो बनाया था, वो मोबाइल भी ले गए हमारा। एक मोबाइल उन्हें आगी में जला भी दिया और टपरिया में आगी लगा दी, धान में आगी लगाई। लगभग कितने का नुकसान हो गया? नुकसान अब वो तो देखना पड़ेगा। हम तो इनको आके इधर आकर ले आए। अभी कितने लोग घायल हैं? घायल 5 लोग हैं और गंभीर स्थिति है इनकी। साल नवंबर के पहले हफ्ते से ही मध्य प्रदेश में ठिठुरन जारी है। दिन में सर्द हवाएं चल रही हैं, रातें और सुबह ठंडी हैं। भोपाल और इंदौर में तो 25 साल का रिकॉर्ड तक टूट चुका है। बीती रात प्रदेश के 11 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं अगले 4 दिन तक शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत कुल 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। देवास जिले में लगातार गिरते तापमान को देखते हुए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब नर्सरी से लेकर कक्षा 12
तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मौसम विशेषज्ञ पीके शाह ने बताया कि इस बार हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक सप्ताह पहले ही एक्टिव हो गए। इस वजह से पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली हवा का असर एमपी में भी पड़ रहा है, जिससे ठंड का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 से 4 दिन तक सर्दी का असर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में ज्यादा था, लेकिन अब पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यही कारण है कि सोमवार, मंगलवार की रात में कई शहरों में पहली बार पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। जबलपुर में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। यहां तापमान 9.7 डिग्री रहा। बड़े शहरों में भोपाल में 8.3 डिग्री रहा, इंदौर में 8.4 डिग्री रहा, ग्वालियर में 11 डिग्री और उज्जैन में 11.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।